अब तक हम रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और कल हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जो बेसिक रूल्स हैं टेंस से संबंधित और इन तीनों प्रकार के सेंटेंस से रिलेटेड जो रूल्स थे वो हम पढ़ चुके हैं और इनके एग्जांपल्स भी हम देख चुके हैं। अब अगली सेंटेंस टाइप जो आती है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो IMPERATIV imperative sentences, SENTENCES imperative sentences यानी आज्ञार्थक वाक्य। इन वाक्यों में सलाह यानी एडवाइस और अनुरोध तथा आदेश को व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब जो साधारण वाक्य होते हैं, नेगेटिव होते हैं या इंटरोगेटिव होते हैं, उनमें ये भाव प्रकट नहीं होते हैं। जिन वाक्यों में ये भाव प्रकट होते हैं, सलाह का, अनुरोध का और आदेश का, वे वाक्य आज्ञार्थक वाक्य जो है आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। और इस तरह के वाक्य वर्ब से प्रारंभ होते हैं। अब इसके चेंजेस की अपन बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए सैड को निम्न प्रकार से बदलते हैं। जैसे आदेश होने पर सैड बदलता है ऑर्डर्ड में, और प्रार्थना होने पर सैड जो है वो बदल जाता है रिक्वेस्टेड में। यानी कि ये चेंजेस वही हैं जिस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस में देख रहे थे और नेगेटिव इंटरोगेटिव में हमने देखा, बिल्कुल उनके जैसे ही ये चेंजेस है। वहाँ पे हम सैड को टोल्ड में बदल रहे थे, यहाँ पर हम जो सैड है उसे आदेश होने पर ऑर्डर्ड और सैड होने पर रिक्वेस्टेड में बदल रहे हैं, प्रार्थना होने पर। और अगर सलाह हो तो सैड को हम बदलते हैं एडवाइज्ड में। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे सैड सेकंड फॉर्म है तो इधर ऑर्डर्ड हो रहा है, से हो तो ऑर्डर, सेज हो तो ऑर्डर्स। इसी प्रकार से इनमें से हो तो रिक्वेस्ट और सेज हो तो रिक्वेस्ट। हालांकि सैड दिया गया होता है मोस्टली, लेकिन फिर भी जैसे ये जिस प्रकार की फॉर्म इस वर्ग की आती है उसी प्रकार की फॉर्म में ये वाले वर्ड भी बदलते हैं। तो ये बात थी रिपोर्टिंग वर्ग की। अब रिपोर्टेड स्पीच के जो चेंजेस होते हैं
उनके संबंध में हम तो रिपोर्टेड स्पीच से में होने वाले चेंजेस जो हैं वो ये हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में दी गई वर्ब से पहले टू लगाकर वाक्य को जोड़ते हैं। कहने का मतलब टू का कनेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। फिर अगला पॉइंट ये है टेंस से संबंधित कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इन 3 रूल्स का आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि शुरू वाला पार्ट, कोमा से पहले वाले का पार्ट, उसमें दिए गए साइड को हम वाक्य को पढ़कर पता लगाएंगे कि किस प्रकार का वाक्य है, उसमें क्या भाव है, आदेश का है, प्रार्थना का है या सलाह का है। तो जिस प्रकार का भाव उसमें दिया गया है उस प्रकार से हम साइड को ऑर्डर में बदलेंगे, जैसे कि आदेश हो तो ऑर्डर में, प्रार्थना हो तो रिक्वेस्टेड में और सलाह हो तो एडवाइस्ड में। दूसरी बात, अब जो दूसरा वाक्य चालू होता है कोमा वाला, जो इन्वर्टेड कोमा में जो बंद होता है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, उसकी वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। तो कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग होगा और टू के बाद में हमेशा जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। टेंस से संबंधित कोई चेंजेस वहाँ पे नहीं होते। तो टू लगाकर हम वाक्य को जोड़ देते हैं। और फिर भी अगर आपके ध्यान में नहीं रहे तो तीसरे पॉइंट मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि टेंस से संबंधित कोई भी चेंज नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं। अब हम जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। द टीचर said keep quiet boys, keep quiet boys। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये वाला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि मैंने पहले भी आपको समझाया है शुरू में, और ये वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप ये देखेंगे कि वाक्य में भाव कैसा है और उस भाव के अनुसार आप साइड में परिवर्तन करेंगे। और यहाँ भी रूल वही है कि अगर साइड के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो ही साइड में परिवर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान देनी है कि अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है यानी कि इम्पेरेटिव है तो उसमें यूं हमेशा छुपा हुआ होता है। यूं वर्ड जो है वो उसमें छुपा हुआ होता है। दूसरी बात, अगर इस वाक्य की बात करें हम तो यहाँ पे देखिए द टीचर सेड कीप क्वाइट कोमा बॉयज। तो इस प्रकार का अगर कोई शब्द आता है तो ये शब्द यहाँ भी आ सकता है, बॉयज कोमा कीप क्वाइट। तो कहने का मतलब ये किसको कह रहा है, लड़कों को, बॉयज को। तो ये अगर मैं यहाँ लिखूं द टीचर said to the boys, the teacher said to the boys keep quiet। तो
तो आपको इन दोनों वाक्यों में क्या डिफरेंस नज़र आता है? बात सेम ही है कि ये वाला जो है इस पार्ट को यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, बॉयज कीप क्वाइट। तो ये इन तीनों प्रकार में से किसी भी प्रकार से लिखा जाता है। तो इस वाली बात को तो आप समझ पाते हो क्योंकि अब तक हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार के भी आपके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको संबोधन बोलते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं इसे, वोकेटिव केस, या संबोधन इसे कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को संबोधित करना, किसी व्यक्ति के समूह को संबोधित करना। तो यहाँ पे बात यही हो जाती है टू द बॉयज वाली। तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट ना देते हुए भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है कि अध्यापक ने कहा लड़कों शांति रखो या शांति बनाओ। तो ये आप जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप इसमें जरा विचार करके आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या इसमें ऑर्डर है। अध्यापक ने कहा कि लड़कों शांत हो जाओ, क्या इसमें आदेश है या कोई सलाह है या फिर प्रार्थना है? तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि अध्यापक ये आदेश दे रहा है विद्यार्थियों को शांत हो जाने का। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, द टीचर ordered the boys। तो यहाँ पे हमने ये ऑर्डर बदल दिया, ये वाला पार्ट हो गया है यहाँ तक का, बॉयज जो है वो यहाँ आ गया है। तो द टीचर ऑर्डर द बॉयज, फिर मैंने कहा कि अगर ये वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम टू कनेक्टिव के रूप में रखते हैं और बाकी जो है बिना टेंस का कोई चेंज किए हम ऐसे कैसे रख देते हैं, टू कीप क्वाइट। तो असल में ये इतना जटिल है नहीं, बल्कि ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें कोई चेंज ही आपको नहीं करना पड़ रहा है। तो इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं ताकि ये और बेहतर तरीके से आपके समझ में आ जाए। तो ये चीज़ आपको अच्छे से दिमाग में रख लेनी है कि एड्रेस जो है ये इस प्रकार से संबोधन जो है करके नाम दिया जा सकता है, ऑब्जेक्ट आपको वाक्य के अंदर दिया जा सकता है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, द मदर said do your homework son as well। तो ये डू से जरूर चालू हो रहा है लेकिन इसके अंत में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब है, ये पहचान गए होंगे आप। अगर प्रश्नवाचक वाक्य होता तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे अवश्य दिया गया होता। तो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब है। तो यहाँ देखिए, द मदर सेड डू योर होमवर्क कॉमा सन। तो अब पिछले एग्जाम्पल्स में मैंने आपको समझाया कि एड्रेस इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो सन है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो क्या करना है हमें, द मदर सेड, माँ ने कहा डू योर होमवर्क सन, कि बेटा अपना गृह कार्य करो। तो आपको क्या लगता है ये सलाह है, आदेश है या प्रार्थना है? तो निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक आदेश है। तो द मदर ऑर्डर्ड द सन, कनेक्टिव के रूप में डू योर। तो पिछले में कोई प्रोनाउन नहीं था, यहाँ पर प्रोनाउन है। टेंस का चेंज नहीं होना है लेकिन प्रोनाउन अगर आया है तो प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस निश्चित रूप से होंगे। तो योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दे रखा बल्कि वहाँ दे रखा है जो कि है सन। तो सन एक वचन है और पुरुष है, तो एक वचन पुरुष के लिए ही आता है। तो ही हम यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि ही तो तब आता जब यहाँ पर यू होता।
यू, योर, यू, इस प्रकार से इस टेबल को काम में लेना है। आई, माई, मी, ही, हिज और हिम। तो इसको काम में किस प्रकार से लेना है देखिए, योर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन योर यहाँ आता है, ये वाला कहलाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, ये वाला कहलाता है ऑब्जेक्ट पॉजेसिव, और ये वाला कहलाता है ऑब्जेक्टिव। POSSESIVE, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। तो यहाँ जो वर्ड दिया गया होता है वो जिस पंक्ति में होता है उसी पंक्ति में से हम आंसर लेते हैं। तो ये इस पंक्ति में है यानी कि पॉजेसिव में है। तो अब क्योंकि योर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है जो कि सन है, तो सन पुरुष है और एक वचन है, तो पुरुष एक वचन के लिए ही आता है। लेकिन यहाँ देखिए योर इस लाइन में है, लेकिन अब बदलने के बाद में वो इस लाइन में चला गया, तो हमें ये ना लेकर के, ये लाइन हमें पता चल गई कि पुरुष एक वचन वाली लाइन है, लेकिन हमें ये फॉर्म जो पॉजेसिव फॉर्म है, ये पॉजेसिव फॉर्म ही इसकी चाहिए। तो पॉजेसिव फॉर्म इसकी है, इसके जस्ट नीचे वाली हिज। तो आपका आंसर यहाँ होगा हिज। अगर यहाँ होता ब्रिंग मी वाटर, सन। अब भी आदेश ही है कि माँ अपने पुत्र को आदेश दे रही है पानी लाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, मी। किसके लिए आ रहा है, तो मी, आई, माई, मी, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो द मदर स्त्री है और एक वचन है, तो स्त्री के लिए आता है सी, हर और हर। तो मी देखिए कहाँ है, मी है, और किसके हिसाब से बदलता है ये बदलता है मदर के हिसाब से। तो मदर क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग, यानी कि ये वाली लाइन। लेकिन मी कहाँ है, यहाँ। तो इसी लाइन में ये वाला वर्ड हम लेंगे, तो यहाँ तो मी की जगह लिखा जाएगा हर। तो आई होप ये टेबल किस प्रकार से काम में लेनी है ये समझ गए होंगे। आपको ये बस मन में आपको याद रख लेनी है, फिर बड़ा ही आसान होगा आंसर क्विकली इसको करने में। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर कमांडर, ऑफिसर, फादर, मदर, टीचर, मास्टर इत्यादि हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पर सर्वेंट या वेटर, कुली etc हो, तो said to ordered में बदल जाता है। said to prior ordered में बदला जाता है। तो प्राय से मतलब है अक्सर, क्योंकि कमांडर ऑफिसर हो तो 100% ऑर्डर आता है, लेकिन फादर मदर हो तो हमेशा, फादर मदर टीचर हो तो हमेशा
ऑर्डर्ड आए ये ज़रूरी नहीं। वो कमांडर, ऑफिसर, मास्टर के साथ तो हमेशा ऑर्डर्ड आता है, लेकिन मदर, फादर और टीचर के साथ में प्राय अक्सर ऑर्डर्ड आता है, लेकिन हमेशा ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि कई बार माता पिता और अध्यापक सलाह भी देते हैं, जबकि अक्सर मालिक इत्यादि जो है वो केवल आदेश देते हैं। तो एग्जाम्पल, द मास्टर said to his gardener, water the plants, तो मालिक ने अपने माली से कहा, बागवानी करने वाले से कहा कि वाटर द प्लांट्स, कि पौधों में पानी दो। तो ये एक ऑर्डर है। तो द मास्टर ordered his gardener। हो गया पूरा। कनेक्टेड रखना है टू वाटर द प्लांट्स, तो टू वाटर द प्लांट्स। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं हम। Praveen said to the waiter। तो यहाँ देखिए, प्रवीण सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है और द वेटर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर सर्वेंट, वेटर या कूली हो। वेटर होटल में जो कर्मचारी होते हैं, जो वेटर आपको खाना वाना परोसने वाले, वो वेटर कहलाते हैं। हिंदी में उसे बहरा कहते हैं। बहरा, ना कि बहरा, तो उसे बहरा कहते हैं। ब्रिंग ए कॉफी, ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए चेंजेस वही करना है हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रवीण, सेट टू बदलेगा, ऑर्डर में द वेटर, कनेक्टिव टू ब्रिंग ए कॉफी, टू ब्रिंग ए कॉफी। तो असल में ये इस प्रकार के वाक्य बिल्कुल और भी आसान है बाकी वाक्यों की तुलना में, क्योंकि इनमें टेंसेस का चेंज नहीं होता है। हालांकि इधर अगर प्रोनाउन दिया गया हो, आई, माई, आई, यू, ई, दे, तो उनमें आवश्यकता अनुसार जो चेंजेस हैं वो हम करते हैं, मतलब रूल्स के आधार पर। बाकी और कुछ इसमें खास बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली दिया होने पर सेड टू, तो होने पर सेड टू को, सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। वह प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, हटा देते हैं। तो ये जो प्लीज काइंडली है वो अगर हो वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि उधर वाले पार्ट में, तो सेड की जगह रिक्वेस्टेड हो जाता है और प्लीज काइंडली को हटा देते हैं। तो एग्जाम्पल, राहुल said to
योगेश प्लीज गिव मी ए पेन। तो ये एक वाक्य हुआ। तो यहाँ पे देखिए सेड टू है और यहाँ पे शुरुआत इसकी प्लीज काइंडली से हो रही है, तो वाक्य में प्लीज काइंडली हो तो हम सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड कर देते हैं। तो राहुल रिक्वेस्टेड योगेश कनेक्टिव टू प्लीज हटा देंगे, गिव यहाँ पे है मी जो कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो सब्जेक्ट है पुरुष एक वचन, यानी कि ही वाली लाइन ही हिज हिम, क्योंकि आई माई मी तो ही हिज हिम, तो मी की जगह हिम, टू गिव हिम ए पेन। इस प्रकार से हम रिक्वेस्टेड वाले वाक्यों को बदलते हैं। नेक्स्ट, अगला जो टाइप है हमारा वो है सलाह का। तो अगर किसी वाक्य में सलाह का भाव हो तो सैड के स्थान पर एडवाइज्ड कर देते हैं। एग्जाम्पल, अमित said to his friend, save money। तो इसमें एडवाइज्ड है, ये हम कैसे पहचानें? तो इस वाले पार्ट को हम छोड़ते हैं, सीधे यहाँ आते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप समझ जाते हैं कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव में 3 तरह की बातें होती हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड। तो रिक्वेस्टेड तब होता है जब यहाँ पे प्लीज एंड काइंडली से वाक्य स्टार्ट हो रहा हो, जो कि नहीं हो रहा, तो रिक्वेस्टेड नहीं है। ऑर्डर्ड जब आदेश दिया जाता है, तो ना अमित ना इस फ्रेंड, दोनों में से ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो इसे ऑर्डर्ड की कैटेगरी में लाता हो कि अमित इसका फ्रेंड है तो निश्चित रूप से इसको ऑर्डर नहीं देगा। दूसरा, फिर भी मान लीजिए कि एक मित्र भी अगर किसी को ऑर्डर दे सकता है अपने मित्र को, तो यहाँ हम देखते हैं सेव मनी, यानी कि धन बचाओ। ये किसी भी हालत में एक मित्र को दिया जाने वाला आदेश नहीं है। तो ये धन बचाना, अगर आप इसकी हिंदी बनाते हैं, और आपको बनानी ही पड़ेगी, आपको अगर आप हिंदी अर्थ निकाल पाने में अगर असमर्थ रहते हैं तो इसमें आपकी हेल्प नहीं की जा सकती है। आप कितना ही टेंस सीख लीजिए, कितने ग्रामर के रूल्स सीख लीजिए, अगर आपको हिंदी नहीं आती है, मीनिंग्स नहीं आती हैं, शब्द आपने नहीं सीख रखे हैं, तो ये रूल्स रेगुलेशंस ग्रामर जो है वो आपके ज़्यादा काम नहीं आएगी, ये यूजलेस रहेगी। तो किसी भी लैंग्वेज में अच्छा बनने के लिए हमेशा उस लैंग्वेज के ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। शब्दों से आपको अर्थ आएगा और अर्थ से आप ग्रामर को काम में ले पाएंगे। तो सेव मनी यानी कि धन बचाओ, जो कि निश्चित रूप से एक सलाह आपको दिखती है। तो सेड टू हो जाएगा एडवाइज में, तो अमित एडवाइज्ड हिज फ्रेंड
हो गया यहाँ तक। कनेक्टिव आपको लिखना है टू सेव मनी, ऐसे कैसे आ गया। तो इस प्रकार से हम जो है इम्पेरेटिव वाक्य करते हैं। तो इम्पेरेटिव वाक्य के जो तीनों टाइप हैं वो हमारे आज इस वीडियो में हो गए हैं। इनकी एक्सरसाइज करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे पूछें।